जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 60 और आज के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 जो रिलेट करता है अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न ये चैप्टर डिस्कस क्या करता है, एक कंपनी ने अपनी जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कंपनी की बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है ना, जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा सेल के ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन, इनकम एक्सपेंसेस वगैरह ट्रांजैक्शंस। तो हर कंपनी के लिए लाजमी होता है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस उसने मेंटेन करनी है। कहाँ मेंटेन करनी है? कुछ ना कुछ बुक्स होंगी जिनमें मेंटेन करनी है। फिर सारा साल इन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने, रिकॉर्ड करने के बाद, बुक्स को मेंटेन करने के बाद साल के एंड पे उसने एक समरी बनानी होती है इन ट्रांजैक्शंस की, जो पूरे साल की ट्रांजैक्शन है। समरी बनानी है। किस लिए समरी बनानी है? ताकि एजीएम में जब शेयर होल्डर्स आए तो उनके सामने ये प्रेजेंट की जा सके। बल्कि एजीएम से पहले नोटिस ऑफ एजीएम के साथ ये समरी अटैच की जाती है ताकि शेयर होल्डर जब एजीएम में आए तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सके कि ये एक्सपेंस बढ़ क्यों गया, ये इनकम कम क्यों हो गई, वगैरह वगैरह। ये जो समरी होती है इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत सी टाइप्स हैं। एक होती है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होती है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होती है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं। कंपनी इन रेलिवेंट हो तो इन सारी टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स को भिजवाया जाता है। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या? कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस है, वो सारी की सारी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आ रही होती। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी उसमें फाइनेंस से रिलेटेड परफॉर्मेंस तो नजर आ रही होगी, लेकिन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही होगी। हालांकि बहुत से नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी होते हैं जिन पे हम किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, जैसे सोशली कितना कंट्रीब्यूट किया, जैसे एम्प्लॉयज के लिए कितने वेलफेयर के काम किए गए, जैसे जिस सोसाइटी में कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके लिए क्या काम, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाती है, जिसमें डायरेक्टर्स अपनी कंप्लीट परफॉर्मेंस, वो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, सारी की सारी पूरे साल की परफॉर्मेंस का एक तज्जिया पेश करते हैं शेयर होल्डर्स के सामने। यह है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और फिर जहां पे ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को सेंड की जाती है, वहीं पे रेगुलेटर्स को भी फाइल की जाती है, जैसे रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार को भी हर साल एनुअल बेसिस पे एक स्टेटमेंट फाइल की जाती है, रिटर्न फाइल की जाती है, जिसमें कंपनी के बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो कंपनी रिक्वायर कर रही होती है। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फिर एनुअल रिटर्न वगैरह, ये सारी जो एक्टिविटीज कंपनी ने या डायरेक्टर्स ने परफॉर्म करनी है, ये सारी के सारी हमारे इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। तो हमारा ये चैप्टर बेसिकली ज्यादातर जो इसमें कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं वो कंसेप्ट है कि जब कंपनी अपना एक साल पूरा कर ले, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए, तो उसके बाद उसने एक तो ड्यूरिंग ईयर कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी, और फिर उसके बाद साल खत्म होने के बाद उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है और किसको सेंड करनी है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे होंगे वो होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो होंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, वो होंगे एनुअल रिटर्न, और ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं होगी, बस यही चीजें होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलहदा से डिस्कस किया है, तो वो अलहदा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो टोटल ये 4 चीजें डिस्कस हो रही होंगी। इस चैप्टर का स्कोप क्या है कि इस चैप्टर में एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस हो रही होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न, ठीक है। एनुअल रिटर्न किसको फाइल? रजिस्ट्रार को, डायरेक्टर्स रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शेयर होल्डर्स को, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर्स मेंटेन करते हैं और अपने पास ही रखते हैं।
तो ये 4 चीजें हैं हमारे इस चैप्टर में, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क पता है क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, शाबाश। तो बताइए अकाउंटिंग साइकिल शुरू कहाँ से होता है? हाँ शाबाश, जर्नल से, जर्नल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, शाबाश, जर्नल से, जर्नल से लेजर, जर्नल से एंट्री पोस्ट होती है लेजर में, लेजर से ट्रायल में, ट्रायल से बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये। अच्छा, जर्नल से पहले भी कुछ रिकॉर्ड होता है, जैसे अगर आप बिजली का बिल आया 50,000, क्या एंट्री पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये तो ट्रांजैक्शन आपकी जाएगी जर्नल में, लेकिन ये इस ट्रांजैक्शन, ये जिस डॉक्यूमेंट की, जिस रिकॉर्ड की, जिस वाउचर की बेस पे क्रिएट हो रही है वो है बिजली का बिल। तो बिजली का बिल भी तो कहीं संभाल के रखना है। इसी तरह कंपनी के पास और भी बहुत सा ऐसा रिकॉर्ड होता है जो इनमें कवर नहीं होता, जैसे डिफरेंट रजिस्टर्स, वो क्या था, रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल, ये सारे पेपर्स, ये सारा रिकॉर्ड भी तो कंपनी ने मेंटेन करना है। हाँ, तो ये भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये इससे पहले ये बुक्स एंड पेपर, बुक्स एंड पेपर्स भी मेंटेन किए। अब जरा सुन लीजिए, टर्म सुन लीजिए। हम जर्नल से लेके जो ट्रायल बैलेंस तक का रिकॉर्ड है इसे कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। शाबाश, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो 5 चीजें हैं, कम से कम, बाकी कुछ और चीजें भी उसने 1-2 मेंशन की है, लेकिन ज्यादा अहम ये 5 चीजें हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स, इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, तो इसके साथ एक मिलते जुलते टर्म है बुक्स एंड पेपर्स। बुक्स एंड पेपर्स में लफ्ज बुक्स से मुराद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और पेपर से मुराद वो एडिशनल रजिस्टर्स वगैरह है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उन्हीं ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेट कर रही हैं, और वो कंपनी ने मेंटेन करनी है, जैसे डिफरेंट वाउचर्स वगैरह, जैसे डिफरेंट रजिस्टर्स वगैरह, जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वगैरह। ये सारा रिकॉर्ड भी कंपनी ने चूंकि मेंटेन करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेपर्स, पेपर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका मतलब डिफरेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब कुछ और है, ये हमने बाद में स्टडी करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब कुछ और है, और बुक्स एंड पेपर्स का मतलब कुछ और। बुक्स एंड पेपर्स का मतलब क्या है? इसमें क्या क्या चीज शामिल है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी शामिल है, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड्स भी शामिल है। अच्छा, ये दोनों चीजें ना वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कवर्ड होती हैं। जो बुक्स एंड पेपर में एडिशनल चीज है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं होती, जो एडिशनल चीज है वो है मिनट्स, रजिस्टर्स, वाउचर्स वगैरह। हाँ जी, तो डेफिनेशन की हद तक हमने बुक्स एंड पेपर को याद करना है, वैसे इसमें कोई मजीद कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ इतना डेफिनेशन की हद तक याद कर लें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट टर्म्स हैं, बुक्स एंड पेपर डिफरेंट टर्म है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या था वो तो हम स्टडी कर लेंगे अभी। बुक्स एंड पेपर्स में क्या चीजें कवर होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, रजिस्टर, वाउचर्स, मिनट्स वगैरह। अच्छा, अब आते हैं असल काम की तरफ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में। कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट क्या सीखेंगे? व्हाट इज इंक्लूडेड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीजें शामिल होती हैं, प्लेस ऑफ कीपिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन करना है, कहाँ रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, पीरियड ऑफ रिटेंशन कितने अरसे तक संभाल के रखना है, इंस्पेक्शन कौन इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। सबसे पहले व्हाट इज इंक्लूडेड।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या, बल्कि उससे भी पहले रिक्वायरमेंट कहते हैं हर कंपनी, कौन सी कंपनी, हर कंपनी, एवरी कंपनी, एवरी मीन्स पब्लिक भी, प्राइवेट भी, लिमिटेड बाय शेयर भी, लिमिटेड बाय गारंटी भी, सिंगल मेंबर, हर तरह की कंपनी, एवरी कंपनी शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप का लिक्विडेट हो रही है, तब खत्म हो रही है, तो जो आपको पता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तो फिर उसकी मैनेजमेंट उसके काम नहीं संभालती, लिक्विडेटर संभालता है। तो लिक्विडेटर का क्या हिसाब किताब उसको मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल। तो बताइए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिक्विडेटर भी मेंटेन करेगा? बिल्कुल, लिक्विडेटर भी मेंटेन करेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसने मेंटेन करनी है? एवरी कंपनी और एवरी लिक्विडेटर। लिक्विडेटर वाली बात ठीक है, समझ आ गई, आगे चल रहे हैं। अच्छा, मेंटेन तो करनी है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? अच्छा, ये चीज नोट कर लीजिए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सम्स रिसीव्ड एंड पेड, यानी कैश रिसीव्ड एंड पेड, जिससे कैश रिसीव हुआ, किस किस से, 1 रुपया भी किसी से रिसीव हुआ उसका रिकॉर्ड रखना है, 1 रुपया भी किसी को पे किया उसका रिकॉर्ड रखना है। और ना सिर्फ ये कि ये रिकॉर्ड रखना है कि कितना कैश रिसीव हुआ, कितना कैश पे हुआ, बल्कि ये भी रिकॉर्ड रखना है क्या, कि क्यों रिसीव या पे हुआ, मैटर। यही तो नहीं सिर्फ कि 10 लाख रुपया वसूल पाया, कहां से, कैश सेल से, ठीक है। 5 लाख पे किया, सैलरीज थी पे किए, 8 लाख पे किया, किसको, भाई बिजली का बिल है या परचेजेस की गई, तो ये पर्टिकुलर्स भी साथ लिखने हैं। कैश रिसीव्ड तो लिखना ही लिखना है, पर्टिकुलर्स का क्या मुराद, मैटर कौन सा, कि मैटर्स किस लिए, एक्सप्लेनेशन किस लिए कैश रिसीव हुआ, किस लिए पे हुआ, कैश रिसीव्ड एंड पेड सारे लिखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद सेल्स एंड परचेजेस, जितना सेल और परचेजेस का हिसाब किताब है, कितनी चीजें सेल की, कितने में की, कितनी चीजें परचेज की, कितने में की, सेल और परचेज का रिकॉर्ड भी सारा रखना है, रखना है। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी सारा रिकॉर्ड रखना है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, एसी कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड भी। और अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो उसके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है वाला, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह। अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा सोचें, इसमें तकरीबन हर चीज का रिकॉर्ड आ जाता है, हर टी अकाउंट। जैसे थोड़ा सा सोचें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। यानी रफली हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहा है। कैश सेल्स वो भी रिकॉर्ड रखना है, क्रेडिट सेल वो भी, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज में आ जाएगी। तो कंपनी ने किसी के साथ भी कैश की ट्रांजैक्शन की हो या अक्रूवल की ट्रांजैक्शंस की हो, उन सब का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। आप अपने जहन में कोई टी अकाउंट ले लें, वो कहीं ना कहीं किसी क्लास में क्लासिफाई हो रहा है। तो इक्विटी लायबिलिटीज में पहली जो अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई जाती है ना, उसमें सिखाया जाता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो सारा हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहा है। यानी लॉ ने ये जो आपको 4 आइटम्स बता दिए ना, इसमें उसने सारा समंदर समो दिया इसमें, कि हर ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग की वो इन चारों में कवर हो रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे क्या? अगर ये 4 चीजें कोई भी कंपनी मेंटेन कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रही होगी, बिल्कुल रख रही होगी, बिल्कुल रख रही होगी। तो व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज इंक्लूडेड? भाई पीछे चला जा, जल्दी फटाफट चले जा, आप थोड़ा सा फासले से आजा बस। तो कैश रिसीव्ड एंड पेड किसके, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी, जल्दी से बताएं कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है? कैश रिसीव्ड एंड पेड, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स लायबिलिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड।
फिर से कैश रिसीव्ड एंड पेड, सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड। फिर से कैश रिसीव्ड एंड पेड, सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड। इसमें से एक एग्जांपल ऐसी है जो कि कंडीशनल है, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड। कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड या अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, माइनिंग एक्टिविटीज में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग में, उस सूरत में कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, वरना नहीं। यानी जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो सर्विस बिजनेस है, वो कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ कीपिंग। भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है ना, कहां करनी है? आपको याद है मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहां मेंटेन करने थे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करनी है? एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्या किसी और जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा सकती हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस किसी और जगह पे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट के? यस, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अपने लाहौर ऑफिस में नहीं बल्कि शेखुपुरा में मेंटेन करेंगे, बरकत मार्केट में मेंटेन करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी दूसरे रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी भी दूसरी जगह पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी हो, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास। दूसरी कंडीशन, विद इन 7 days ऑफ रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को मेंटेन कर, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना कि भाईजान हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं किसी और जगह मेंटेन कर रहे हैं, ताकि रजिस्ट्रार ने जब कभी इंस्पेक्शन करनी हो ना, रजिस्ट्रार वो उधर आ जाए, बरकत मार्केट आ जाए, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ना पहुंच जाए। ठीक है, नहीं कर रहे। अच्छा मुझे ये बताइए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करनी चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे मेंटेन कर सकते हैं? क्या कंडीशंस हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गई, रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया जाएगा विद इन 7 days में। अब आगे चलते हैं। समटाइम कुछ कंपनी, अच्छा अब यहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स कुछ कंपनीज की ब्रांचेस होती हैं, जैसे बैंक। आपने अगर कभी बैंक विजिट किया हो ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ब्रांच की जो ब्रांच पे भी कुछ इनकम, एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड, कैश पेड की ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं। तो असूल के मुताबिक तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, कैश रिसीव्ड, कैश पेड वगैरह, ये तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन ये ब्रांच में मेंटेन हो रही होती है। क्यों? इसलिए कि इसकी लॉ ने स्पेसिफिकली इजाजत दी है। पहली चीज तो ये कि बिजनेस की नेचर ही ऐसी है कि इसमें ये जो ट्रांजैक्शन ब्रांच से रिलेटेड है, ब्रांच ऑफिस में ही मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी लॉ ने कहा अगर किसी कंपनी के कोई ब्रांच ऑफिसेज हैं, तो जो ब्रांच से रिलेटेड बुक्स हैं वो ब्रांच में मेंटेन कर सकते हैं। कौन सी बुक्स? जो ब्रांच के ऑपरेशन से रिलेटेड है। लेकिन शर्त यह है कि उनकी समरी बना के ना रिटर्न की शक्ल में हेड ऑफिस को पीरियडिकली सेंड करना। यहां पे यानी एक तरह से अगर आप देखें तो ये भी एक एक्सेप्शन है जिसमें कंपनी से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं बल्कि ब्रांच ऑफिस में मेंटेन हो रही है। लेकिन इसकी इजाजत क्यों दी गई है? क्योंकि ये नेचर ऐसा है कि और उसमें ब्रांच से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिर्फ मेंटेन करने की, ब्रांच से रिलेटेड बुक्स मेंटेन करने की इजाजत है, हेड ऑफिस से रिलेटेड या किसी और। ऐसा नहीं है कि जी किसी और ब्रांच की ट्रांजैक्शन इस ब्रांच में रिकॉर्ड हो, नहीं, हर ब्रांच की अपनी अपनी ट्रांजैक्शन उस ब्रांच में मेंटेन हो सकती है। लेकिन शर्त क्या है कि उसकी समरी पीरियडिकली रजिस्टर्ड ऑफिस में भिजवाई जाए ताकि रजिस्टर्ड ऑफिस का रिकॉर्ड फिर भी कंप्लीट हो। ठीक है, जब आप कभी आर्टिकल्स में जाएंगे ना ऑडिट वगैरह करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मली मंथली बेसिस के ऊपर हर ब्रांच के लिए लाजिम होता है, बल्कि समटाइम वीकली बेसिस के ऊपर भी, कि अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका पूरा समरी रजिस्टर ऑफिस, हेड ऑफिस को भिजवाए। हेड ऑफिस नॉर्मली रजिस्टर ऑफिस में ही होता है। और ब्रांच का, हर ब्रांच का अपना ट्रायल बैलेंस बनता है, अपना जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। फिर हेड ऑफिस में जब सारी रिटर्न समरी पहुंचती है ना, हेड ऑफिस इनकम और एक्सपेंसेस को ऐड करके एक तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेता है जिसमें सारी के सारी ब्रांचेस के रिजल्ट होते हैं। इसीलिए उसने कहा कि समराइज रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस को सेंड की जाए। क्यों? ताकि रजिस्टर्ड ऑफिस उन समरी की बेस पे अपने पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। वैसे यहाँ पे कंसोलिडेटेड का वर्ड यूज करना थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्ट बताने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली डिफरेंट एंटिटीज की होती है। ठीक है, लेकिन बार बार कंसेप्ट करने के ठीक है ये एग्जांपल कंसेप्ट को क्रिएट करने के लिए कि क्यों समराइज रिटर्न ब्रांच ऑफिस से रजिस्टर ऑफिस को भेजी जाती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्लेस ऑफ कीपिंग
बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस जगह पे मेंटेन की जाएंगी? हेड ऑफिस नहीं बोलना, रजिस्टर्ड ऑफिस में। फिर आगे कंप्लीट सेंटेंस 3 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन की जाती है? आप सिर्फ ये लिखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर आगे मजीद लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट however books of accounts can also be maintained at any other place provided board resolution is passed, registrar is notified within 7 days of resolution. और बुक्स रिलेटिंग टू ब्रांच, बुक्स रिलेटेड टू ब्रांच कहां मेंटेन होगी? एट रेलिवेंट ब्रांच प्रोवाइडेड समराइज्ड रिटर्न आर पीरियोडिकली सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर? चलिए, ये 2 कंसेप्ट तो हमें समझ आ गए। एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है और दूसरा प्लेस ऑफ कीपिंग। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है ये मैं भूल गया, जरा मुझे बताइएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेल्स एंड परचेजेस, कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड, सबसे पहली चीज सम रिसीव्ड एंड पेड अलोंग विद। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रिटेंशन, पीरियड ऑफ रिटेंशन का मतलब क्या है? कितने अर्से तक संभाल के रखें। याद आया, याद आया, याद आया, क्या याद आया? क्या याद आया मुझे? मिनट्स ऑफ मीटिंग। 20 साल वाला कौन था? 10 साल का 10 साल के 20 साल पहले ये एग्री कर ले। बोर्ड का 10 साल का है। अच्छा, बोर्ड का 10 साल, तीसरा बयान आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स 10 साल में मेंटेन किए जाए, 10 साल तक रिटेन किए जाएंगे, और जनरल मीटिंग के मिनट्स 20 साल तक मेंटेन। गलत, गलत। हाँ जी, फिजिकली जनरल मीटिंग के मिनट फिजिकली 20 इयर्स, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली। हाँ जी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स 10 साल के फिजिकली 10 इयर्स, इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। अच्छा, ये मजे की बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी फिजिकली भी मेंटेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी। आपको पता है आजकल पुराने जमाने में ना बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तरह आपको सिखाते हैं ना, ये लाइन लगाओ, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये आज से कुछ 50 साल पहले इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती थी, अब नहीं होती। अब आप प्रैक्टिकली जाएंगे, कोई बिजनेस ऐसा नहीं, मैंने अपने एक बिजनेस सिर्फ देखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थे, वो छोटे से, वो मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन वो भी करते थे लेकिन मैनुअली। और मजे की बात सुने, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउट, तो सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया हो। अब मैं जूनियर था उस वक्त, सीनियर ने मुझे कहा भाई बैठ जाओ क्लाइंट के साथ और देखो कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। मैंने पहले देखा ट्रायल बैलेंस भी आउट था। मुझे इतना पता चल गया कि ट्रायल बैलेंस अगर इन हो गया ना, टैली हो गया, तो बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। मैंने कहा भाई ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स आपके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाद में देखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट एक रजिस्टर लिया। मैंने कहा टी अकाउंट्स किधर है? रजिस्टर खोल लिया उसने, सर ये टी अकाउंट। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक एक टी अकाउंट को स्टार्ट किया, टिक किया, और फिर उधर ट्रायल बैलेंस में टिक, फिर अगला सफा टिक किया, ट्रायल बैलेंस टिक। एंड में हाँ, तो जूनियर के यही काम होते हैं, अर्जुन ने क्या तो एंड में पता चला कि एक सफा ऐसा था, क्लाइंट ने ना सफा पलटते हुए एक के बजाय 2 सफे पलट लिए, तो वो 2 टी अकाउंट्स थे वो इंक्लूड नहीं हो सके ट्रायल बैलेंस में, जब वो इंक्लूड किए ट्रायल बैलेंस टैली। तो ये मैनुअल में बाज़ औक़ात ये कबाहत आ जाती है। हाँ, बस यही कबाहत होती है मैनुअल रिकॉर्ड में। हाँ, रजिस्टर का सफा पलटना हो, धूप लगानी पड़ती है। ये भाई ने मसला निकाला, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई एतराज नहीं है तो आप मैनुअली रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, वरना इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हाँ, दोनों की इजाजत है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रिटेंशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिटेंशन पीरियड क्या है? 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अच्छा, अब इसमें फाइनेंशियल ईयर उसने कहा है, 10 ईयर्स नहीं कहा। अच्छा, इसमें प्रीसीडिंग का मतलब क्या है? प्रीवियस, पिछले, एटलीस्ट कम से कम पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल ईयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी का ईयर एंड है 30 जून, फर्ज कीजिए 30 जून है, ये अभी क्या चल रहा है आज? ये है 27 जून 2022। आज के दिन में आप एक कंपनी में गए, आपने उनसे कहा कि जी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी दिखाओ।
तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको किस साल तक की मिलेंगी? किस साल तक की? सुन लें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को काउंट करना है। क्या उसमें ये जो 2022 का 30 जून है ये एक साल काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं, ये अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो इसका मतलब है जो 10 साल शुरू करना है 30 जून 2021 ईयर एंड की, इस साल की 30 जून 2021 वाले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। 30 जून 2020 की, 30 जून 2019 की, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 30 जून 2000। इसका मतलब यह हुआ 1 जुलाई 2011 से 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2021 तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना रिक्वायर्ड है। अगर कंपनी कहे हमारे पास जगह कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम जलाना चाहते हैं, हम कहेंगे 1 जुलाई 2011 से ऑनवर्ड के बुक्स को ना छेड़ना, इससे पहले 30 जून 2011 तक की बुक्स को जला दो। क्लियर हो गया ये किस तरीके से हमने गिनते गिने हैं? 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 जून 2000। कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को हम 1 ईयर काउंट करेंगे। ये आपने आज की डेट से बैकवर्ड नहीं गिनना, ऑन गोइंग करंट डेट से बैकवर्ड नहीं गिनना ईयर, बल्कि फाइनेंशियल ईयर एंड से बैकवर्ड गिनना है। और अगर यही कैलकुलेशन हम 7 जुलाई 2022 को कर रहे होते हैं तो फिर 30 जून 2022 को भी एक साल काउंट करते हैं। फिर इसका मतलब है हम वो जो 2011 वाला 12 वाला उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब पता चल गया ये साल कैसे, ये उसने एक क्वेश्चन में काउंट करवाए हैं, इसीलिए मैं आपको काउंट करवाना सिखा रहा हूं कि आपने कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को 1 काउंट करना है। ठीक, आगे चलते हैं हम। इंस्पेक्शन कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, मेंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए कि मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो डिटेल मेंबर्स को इस चीज से गर्ज नहीं है 1 जनवरी को कितनी सेल हुई, 5 जनवरी को कितनी परचेजेस हुई, 10 जनवरी के कितने एक्सपेंसेस थे। मेंबर्स को इनसे गर्ज नहीं होती। मेंबर को किससे गर्ज है? पूरे साल में कितनी इनकम हुई, पूरे साल में कितने एक्सपेंसेस हुए, समरीज में इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या कह रहा हूं, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर्स को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने की इजाजत है, क्योंकि वो तो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने तो इनको मेंटेन करना है। मेंबर्स को बाय डिफॉल्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर कंपनीज एक्ट किसी सिचुएशन में ऑथोराइज कर दे, जैसे क्या कंपनीज एक्ट ने ऑथोराइज किया हुआ है कि मेंबर्स अगर चाहें तो जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ऑथोराइज किया हुआ ना। तो नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने की इजाजत मेंबर्स को नहीं होती। लेकिन अगर एक्ट ऑथोराइज कर दे या डायरेक्टर ऑथोराइज कर दें या मेंबर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दें, इन 3 केसेस में मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। किन 3 केसेस में? एक्ट ऑथोराइज कर दे, या बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ऑथोराइज करते हैं, या जनरल मीटिंग में मेंबर्स रेजोल्यूशन पास कर दें, तो फिर मेंबर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने की इजाजत है। वरना मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स कर सकते। लेकिन बिजनेस आज में करेंगे डायरेक्टर, और कंपनी के हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो डायरेक्टर को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और डायरेक्टर्स अगर चाहें तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर मेंटेन हो रही हैं, भाई फॉरेन ब्रांच भी तो हो सकती है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट पाकिस्तान से बाहर मेंटेन हो रही है और डायरेक्टर कहे कि मैं तो सारी बुक्स को छोड़ो, सिंगापुर वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, और डायरेक्टर कहे उसके लिए मैं सिंगापुर जाने के लिए भी तैयार हूं, तो क्या उसे भेजा जाएगा? नहीं, उसे कहा जाएगा आपका राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, सिंगापुर जाने का नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इंस्पेक्ट करवाते हैं, ठहर जाएं। उधर से सिंगापुर ब्रांच को फोन करेंगे, भाई समराइज रिटर्न सेंड करें। जब वो समराइज रिटर्न सेंड करेंगे उसकी कॉपी डायरेक्टर को दिखा देंगे, डायरेक्टर को दिखा देंगे। भाई क्लियर हो ये बात? तो ये था हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट। तो मुश्किल तो नहीं था, छोटा सा कंसेप्ट। तो बताइए क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ये बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन की समरी है और बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शंस का डेली बेसिस पे रिकॉर्ड है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज लिक्विडिटी, नोट्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल है? सम्स received and paid along with particulars, assets and liability, sale and purchases, cost accounting record if company is manufacturing processing activities में involved है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स एंड पेपर्स में क्या फर्क है? बुक्स एंड पेपर कंप्रीहेंसिव, ज्यादा बड़ी ब्रॉडर टर्म है। बुक्स एंड पेपर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी शामिल है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी शामिल है, इसके अलावा भी कुछ रजिस्टर, मिनट्स, वाउचर्स वगैरह शामिल है। लेकिन हमारा फोकस ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आज के लेक्चर में, ना बुक्स एंड पेपर्स है, बल्कि है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ लिया, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, जरा मेरी तसल्ली के लिए फिर से बता दीजिए। बुक्स ऑफ सम रिसीव्ड एंड पेड along with particular assets and liability, sale and purchases, cost accounting record if company is involved in processing, manufacturing etc. दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कहाँ करने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। However, it can also be maintained at any other place if board resolution is passed, registrar is notified within 7 days। और अगर किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज हैं, ब्रांच से रिलेटेड बुक्स किधर मेंटेन होंगी? ब्रांच में, प्रोवाइडेड समराइज्ड रिटर्न आर सेंट टू रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस जहां पे बुक्स मेंटेन हो रही है। हो सकता है बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस की बजाय किसी और जगह मेंटेन हो रही हो। तो अगर किसी दूसरी जगह बुक्स मेंटेन हो रही हैं, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर ली थी, रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर नोटिफाई करवा दिया था, तो अगर किसी दूसरी जगह मेंटेन हो रही है बुक्स, तो समराइज्ड रिटर्न जो ब्रांच से आएंगी वो भी उस दूसरी जगह पे जाएंगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करनी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने अरसे के लिए मेंटेन करनी है? एटलीस्ट 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 10 ईयर नहीं कहना, 10 ईयर गलत है, एटलीस्ट 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। और इनकी काउंटिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन। हु कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स? डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। और कंपनी के ऑफिसर्स की, एम्प्लॉइज की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि डायरेक्टर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट करें इस इंस्पेक्शन में। और डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है ड्यूरिंग बिजनेस और इंस्पेक्शन करें। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री में मेंटेन हो रही है? उनके बुक्स को इंस्पेक्ट करने की अथॉरिटी है डायरेक्टर के पास। यस, उनकी कॉपीज को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर उनकी कॉपी सेंड की जा रही है रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो डायरेक्टर्स उन कॉपीज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स के पास राइट है इंस्पेक्शन का। मेंबर्स के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है अनलेस ऑथोराइज्ड बाय एक्ट, बोर्ड ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, या इफ रेजोल्यूशन इज पास्ड इन जनरल मीटिंग। ये थे हमारे कंसेप्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। क्लियर? थोड़ा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ लें। अच्छा, एक मिनट है, अभी टाइम काफी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? 5 वाला, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंज लिक्विडिटी, नोट्स ऑफ अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, हमने इससे पहले किसी टॉपिक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया हुआ है कुछ, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम से पहले नोटिस ऑफ एजीएम के साथ किसको सेंड की जाएगी? शेयर होल्डर्स को, और रजिस्ट्रार को भी फाइल की जाती है। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड की बनती है? 1 साल की। हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन है और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर है। यानी नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है? कवर्ड, नॉर्मली 1 ईयर होता है। लेकिन ये 1 ईयर से कम भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, टेक्निकली आपको एक अजीब बात बताऊं, लॉ सिर्फ 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, इसके लिए लॉ वर्ड यूज करता है सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आप देखें ना, ईयर एंड अगर है 31 दिसंबर, स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से, ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो 31 मार्च तक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यह है फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो 30 जून तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो 30 सितंबर तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो 31 दिसंबर तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फोर्थ क्वार्टर नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल। भाई ये बात समझ आई? थर्ड क्वार्टर 3 महीने की, फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने की, लेकिन जो सेकंड क्वार्टर है ना ये 6 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। अच्छा, जरा सोच के बताइए, सोच के बताइए,
क्वार्टरली फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का पीरियड क्या, या शेयर होल्डर को सबमिट करने का पीरियड क्या है? 3 मंथ्स या 120 डेज? बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने अरसा में प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स के सामने रखनी होती है? 3 महीने नहीं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करनी होती है एजीएम में। नोटिस सेंड करते हैं नोटिस के साथ, लेकिन ऑफिशियली एजीएम में प्रेजेंट करते हैं, और एजीएम कंडक्ट करवाने का पीरियड था 120 डेज। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करनी है शेयर होल्डर के सामने कब? भाई एजीएम में प्रेजेंट करेंगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करनी है, एजीएम में करेंगे, और एजीएम कितने अरसे में है? 120 दिन में। तो इसका मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का टाइम भी 120 दिन। अगर पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो तो कितना टाइम? 120। मैथ आपका अच्छा है तो फिर नहीं, हाँ चल। तो अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का टाइम पीरियड हो 120 डेज, तो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 6, अभी तो आप कह रहे थे मैथ पूरा है, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना टाइम है? 60 डेज, और क्वार्टरली के लिए 30 डेज। ठीक है, तो ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब। अच्छा मुझे बताइए, क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो 30 डेज का टाइम है, सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 60 डेज क्यों है? 6 महीना काम ज्यादा है, डबल है काम। 3 महीने का काम 30 दिन में निपटाते हैं, 6 महीने का काम 60 दिन में, और साल का काम 120 दिन में। सिंपल इक्वेशन है। तो इसी तरह ही होना चाहिए था ना, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, एक है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ये अब हट के आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट गलती करते हैं? बाज़ औक़ात अनजाने में हो जाती है, बाज़ औक़ात जानबूझ के करते। क्या किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा बताइए, ये चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को सेंड करने के बाद होनी चाहिए कि पहले? पहले, बिल्कुल ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना, जो चेकिंग करता है, इसे कहते हैं ऑडिटर। तो बताइए, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अहम है, हाफ ईयरली ज्यादा अहम है, या एनुअल? तो बताइए कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट रिक्वायर्ड है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, एक होता है ऑडिट करवाना, ये तो बड़ी डिटेल टेस्टिंग होती है, इसमें बड़ी डिटेल चेकिंग होती है। एक होता है रिव्यू करवाना, उसे लिमिटेड रिव्यू कहते हैं। ये भी चेकिंग होती है, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं, ये मोटी मोटी चीजें चेक कर ली बस, बाकी ठीक है। बड़ी बड़ी फिगर्स को चेक कर लिया, बाकी जाना। इसको कहते हैं लिमिटेड रिव्यू। एक है ऑडिट, एक है, या इसे फुल स्कोप ऑडिट भी कहते हैं बाज़ औक़ात। एक है रिव्यू, या इसे लिमिटेड रिव्यू या लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी कहते हैं, और एक है कुछ भी नहीं, कुछ भी ना करना। अब जरा ऑप्शन मैच करें। इधर ऑप्शन है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर ऑप्शन है ऑडिट, फुल स्कोप ऑडिट, लिमिटेड रिव्यू और कुछ भी नहीं। मैच करें क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसका मतलब है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई भी चेकिंग नहीं करवाई जाएगी और शेयर होल्डर को भिजवा दिया जाएगा। हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेड, इसका मतलब है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मोटी मोटी चीजें चेक करवाई जाएंगी और फिर चेकिंग करवाने के बाद शेयर होल्डर को भिजवाया जाएगा। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल स्कोप ऑडिट करवाया जाएगा और ऑडिट करवाने के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को भिजवाई जाएगी। ये क्लियर हो गया। ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात समझ आ गई, हाफ ईयरली वाली भी। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में फर्क भी समझ आ गया। चलिए, ये था क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में कुछ टाइम था तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट शेयर कर दूं, ताकि क्योंकि कल का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा लेंथी है, तो अच्छा हुआ आज बर्डन शेयर हो गया। कल हम अपने रेगुलर टाइम में उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में प्रेजेंट होती हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। वो सिर्फ मेंबर्स को सेंड कर दी जाती हैं और वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है।
ठीक है, ये क्योंकि एजीएम जाहिर है साल के बाद होगी, साल के दौरान में थोड़ी हो सकती है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए असाइनमेंट नोट कर लीजिए आज की। और हाँ जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है सिर्फ, वो आपने अटेम्प्ट करना आज का। ये शायद क्वेश्चन हाँ 1, 2 और आई कैप के एग्जाम्पल 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।